हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलो, आज मेरा ये बैच नंबर 43 का सेकेंड डेमो है। और पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि ये बैच आपका चलेगा लाइव बैच में आप एडमिशन लोगे अगर आपके पास 2024 का एसएससी को आप टारगेट कर रहे हो या आफ्टर 7 to 8 मंथ्स के बैंक पीओ वगैरह को टारगेट कर रहे हो, तब आप इस बैच को लेना। सीरियस हो तब इस बैच को लेना। आपको कोई भी भारत का एग्जाम देना है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और किसी भी एग्जाम की बात करूं मैं, चाहे वो अग्निवीर से लेकर एसएससी सीजीएल मेंस तक हो, उसमें बैंक पीओ, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, सीडीएस, एनडीए सब कुछ आ जाता है। एसएससी के सारे एग्जाम्स, चाहे वो जीडी हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, हर तरह के एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए बेटा मेरा इंग्लिश खाली लोगे तो आपका मंडे, वेंसडे, फ्राइडे क्लास चलेगा 6 से 7:30। अभी तो फिलहाल डेमो चल रहा है, इसीलिए आपका 1 घंटा चल रहा है। इसके बाद अगर आप पूरा कंप्लीट बैच लोगे तो बेटा अगर खाली इंग्लिश ले रहे हो तो आपका 2,500 पड़ रहा है। अगर इसके साथ आप पूरा कंप्लीट बैच ले लो, जिसको हम कहेंगे आपका कॉम्बो बैच, ये बैच नंबर 41, उसमें आपको जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कंप्यूटर, इसको चला दो जरा, इंक्लूडिंग कंप्यूटर अगर आपको करना है तो आप कंप्लीट बैच ले लोगे तो आपको सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा पे करना है। जिन लोगों ने इंग्लिश ले रखा है, अगर वो कहेंगे तो वो 1,000 एक्स्ट्रा पे करके अपना आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन बेटा करीबन 8 महीना तो चल ही जाता है, ठीक है। बाकी इसमें अगर मैं कराऊंगी तो आपको ग्रामर कराऊंगी, इंग्लिश में वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट का ट्रिक्स बताऊंगी। उसके बाद पैसेजेस, जिसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हो, उसका ट्रिक्स बताऊंगी। यानी सब कुछ मिला के सब कुछ करा देंगे। तो याद रखना। लेकिन पीओ वाले बच्चे बेटा आप ये बैच लेना। पीओ वालों को मैं इसलिए ये बैच कह रही हूँ कि बेटा इसमें तो पूरा तो कंप्लीट मैं कराऊंगी आपको, लेकिन प्रवीण सर आपको पीओ के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कराएंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अच्छा कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमें लाइव भी चाहिए, हमें वीओडी भी चाहिए, तो आप ये ले लेना। इसमें लाइव भी होगा, 43 हो जाएगा ये लाइव, 42 क्यों लगाए हुए हैं उसको, 43 लाइव हो जाएगा, 32 हो जाएगा आपका वीओडी, और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे एकदम बिल्कुल मूर्ख है बेटा, आप लोग सबसे पहले जाके स्पोकन सही करो। इसका स्पोकन का तो लगा दिए होते, ठीक है। स्पोकन सही करो, क्योंकि स्पोकन लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला जो वीओडी है, पहले उसको कर लोगे ना, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगा। चलो, आप कह रहे हो आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, बेटा ऑफलाइन आना है तो आपको मुखर्जी नगर आओगे तो मुझसे पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं दूसरे सेंटर्स में नहीं जाती हूँ। नहीं बेटा गौतम, वोकैबुलरी की बुक बहुत मोटी है। इतनी मोटी किताब अगर आप कहोगे मैं पूरा वोकैबुलरी में पढ़ा चुकी हूँ, तो नहीं है। वोकैबुलरी के बैच में ये वोकैब का बुक नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी किताब में नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। चलो आजा, अब मैं चलती हूँ जो मैं उस दिन आपको पढ़ा रही थी, और आपको मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, याद होगा। मैंने आपको कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं आपको लेकर चलती हूं कि अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो आप सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ोगे वो टेंस पढ़ते हो सबसे पहला, और उस चैप्टर में जब आप जाते हो तो बेटा आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो हम सीधा, मैंने आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात की थी। मैंने कहा था सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह जिसका अर्थ होता है, दैट गिव्स अ मीनिंग, दैट गिव्स अ रियल सेंस, है ना। तो सेंटेंस में हम आते हैं सब्जेक्ट पे और एक वर्ब पे। पहले तो मैं आपको कहूं कि शब्दों का समूह को ज्यादा मत लो, आप सब्जेक्ट और वर्ब को ले लो। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ाती हूं, और अगर वर्ब की बात करूं तो पढ़ाती हूं। अगर आप कहोगे भाई यहां पे
टीच, और मैं कहूंगी भाई आई टीच। तो आप एक चीज देखो, करने वाला जो करता था, करता, करता मतलब करने वाला, करने वाला ये जो करता है बेटा उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और ये जो सब्जेक्ट करता है उस करने की क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। करने वाला सब्जेक्ट करता है, और कर्ता जो है वो उसको हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। याद रखना बेटा, जब हम कर्ता की बात करते हैं तो याद रखना हिंदी में इसको हम कहते हैं कर्ता, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब का मतलब होता है वही क्रिया, वही अवस्था की बात हम कर रहे हैं। जो वर्ब आपको मैं कहूंगी अब कि बेटा आपको याद करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से सुनना। दीपक, अगर फ्लिपकार्ट में ले सकते हो तो सिर्फ डेकोमार्ट से, और किसी से मत लेना। फ्लिपकार्ट में सारे चोर भरे हुए हैं वहां पे, और फ्लिपकार्ट भी इस चोरी को प्रमोट करता है। फ्लिपकार्ट भी इंडिया में बहुत धड़ल्ले से इंडिया में कॉपीराइट का वायलेशन होता है, जिसमें सारे बड़े कंपनी शामिल है इंक्लूडिंग फ्लिपकार्ट। इसीलिए फ्लिपकार्ट पर मैं केस करने जा रही थी, तब तक उन लोगों ने बातचीत शुरू किया। अब वो बातचीत करना फिर बंद कर चुके हैं। तो वो बेसिकली क्या है ना, जितने भी चोर उचक्के हैं वो जो कहते हैं ना रिबॉक नहीं रिबुक ही सही, तो रिबुक भी बेच रहे हैं रिबॉक के नाम पर। तो वैसे ही वो फर्जी किताबें भी बेचते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पे खरीदोगे तो सिर्फ डेकोमार्ट से खरीदना, ठीक है। आ जाओ, सुनो ध्यान से। अब आप पूछोगे मैम सब्जेक्ट क्या है, मैं कहूँ कि करता। बोलोगे भाई करता क्या है, तो जैसे मैं कहूँ अच्छा टीच, पढ़ाना, कौन पढ़ाता है कौन पढ़ाता है, कौन का जवाब होता है सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जब आप पूछोगे तो कहोगे भाई कौन पढ़ाता है, मैं कहूंगी आई टीच, टीचर्स टीच। यानी कि करने वाला जो करता है बेटा, सेंटेंस की शुरुआत वहीं से होगी। आप क्लोज टेस्ट बोलो या पैसेज बोलो या कुछ भी बोलो, आधे सेंटेंसेस आपको एक्टिव वॉइस में दिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आप एक्टिव वॉइस की बात करते हो ना, एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस की शुरुआत ही सब्जेक्ट से होती है, और यही सब्जेक्ट किसी क्रिया को करता है, यानी वर्ब को करता है। देखो एरो दिख रहा है आपको सब्जेक्ट करता है, किसको करता है, वर्ब को, यानी सब्जेक्ट करता है वर्ब को। मैं करता है नहीं लिख रही हूं क्योंकि है से तो टेंस पता चल जाएगा, है ना। करता है, करता था, है ना वो सब। ऑफलाइन गौरव, ऑफलाइन फीस बेटा 40,000 हो गया है, एंड इट इज फॉर फाउंडेशन बैच। रेगुलर बैच में आओगे आप तो 18 से 22,000 के बीच में वेरिएशन है। चैरिटी बैच में आओगे तो उसमें 12,000 है, ठीक है, उसमें मैं नहीं हूं। चलो ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट करता है किसको, वर्ब को। अब आती हूं फिर से वापस बेटा, अगर मैं कहूं टीचर्स टीच, तो आप पूछ सकते हो क्या पढ़ाते हो। अगर मैं कहूं आई टीच, बोलोगे क्या, इंग्लिश। टीचर्स टीच किसको, स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स, या मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट कौन है, भाई कौन का ही तो जवाब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट करता है, करता था, करता है, करता होगा, यानी सब्जेक्ट डज या डिड, जो भी लगाना चाहते हो, है ना। क्या, वर्ब। वर्ब के बाद आप पूछते हो भाई क्या, क्या पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो। आपने ये पूछा किसको, मैंने कहा स्टूडेंट्स। आपने पूछा क्या पढ़ाते हो, मैंने कहा इंग्लिश। यानी बेटा यही तो ऑब्जेक्ट है, यही तो ऑब्जेक्ट है। किसको, यानी whom and what। whom का मतलब हो गया बेटा किसको, किसको, और what का मतलब हो गया क्या।
इसका जवाब होता है ऑब्जेक्ट। यानी आपका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कई बार आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में भी ये हेल्प करता है। जैसे सब्जेक्ट आता हम खोजते हैं वर्ब कहाँ है, जैसे वर्ब मिलता हम समझ जाते हैं अच्छा ये तो पी में वर्ब है, इसका मतलब यही है आंसर, है ना। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, करने वाला कर्ता सब्जेक्ट, कौन का जवाब होता है सब्जेक्ट, जो किया वो वर्ब, और जिस पर किया क्या किया, आई टीच क्या इंग्लिश, आई टीच किसको स्टूडेंट्स, किसको और क्या का जवाब है ये ऑब्जेक्ट। नहीं बेटा 40,000 में सब कुछ है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस इतना तैयारी कर लेते हैं बच्चे कि उसके बाद छोटे मोटे एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकालते हैं। जो आप लोग एक एक साल तक लगे रहते हैं ना पटवारी का एग्ज़ाम में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, वो सब हमारे बच्चे जो निकाल लेते हैं ना वो हमें आके बताते भी नहीं हैं। कहते हैं मैडम क्या बताते हैं, इसलिए नहीं बताया आपको कि क्या ग्रुप डी का निकाले थे, सीजीएल निकालते तब आते। तो हमारे बच्चे वो छोटे मोटे एग्ज़ाम ऐसे निकाल लेते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब उनकी नज़र में, बच्चों की नज़र में वो बस उनका टारगेट सीजीएल होता है। तो याद रखना बेटा, जब आप टॉप मोस्ट तैयारी कर लेते हो ना तो बाकी सारे ऐसे ही हो जाते हैं। पटना में पता नहीं बेटा, पटना में बुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा और सही बुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं पता। समझ में आया? देखो ध्यान से, तो करने वाला सब्जेक्ट, जो किया और जिस पर किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यही तो मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हम करते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब को करता है ऑन ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस। जैसे अगर हम ये कहें कि हम लोग गंगा को प्रदूषित करते हैं, रूटीन है बेटा, रोज करते हो, एवरीडे करते हो, लगातार करते हो, रूटीन में करते हो, तो मैं कहूंगी सब्जेक्ट वी प्रदूषित करते हैं, प्रेजेंट चाहिए हमें, पोल्यूट, वी पोल्यूट। पोल्यूट मतलब बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में। अभी ना अराउंड 4 डेमो होता है बेटा यूट्यूब में। और ऑब्जेक्ट पोल्यूट क्या, रिवर्स, द गंगा, है ना, गंगा के साथ द लगता है बेटा। यहाँ तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में डेमो मिल भी जाता है, ऑनलाइन में हम लोग डेमो देने के पोजीशन में ही नहीं होते। चलिए सुनो, वी पोल्यूट रिवर्स हो गया, फाइन। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये किताब लिखी है, मैंने मैं मतलब सब्जेक्ट, मैंने लिख दी बेटा, खत्म, लिख दी यानी कि राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, यही तो चेंज करना है। रोट क्या, किताबें, एक किताब नहीं, मैं किताबों की बात कर रही हूँ। आई रोट बुक्स, अगर कहूँगी ये किताब तो दिस बुक, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि वह तुम्हारी सहायता करेगा, बेटा करेगा फ्यूचर, कौन करेगा, सब्जेक्ट कौन है, वह लड़का है, ही करेगा, फ्यूचर, फ्यूचर में विल शैल तो होना ही चाहिए। ये विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म बताता है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ही विल हेल्प यू, देखो जरा ध्यान से, ही विल हेल्प यू का मतलब है कि आप है जिस पर काम होगा, करने वाला ये करेगा। तो आप एक चीज मार्क कर रहे हो, हमने एक्टिव वॉइस अभी आपको सिखाया है और इसमें मैंने कहा कि भाई ये जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, क्योंकि करने वाला कर्ता सबसे आगे बैठेगा। उसके बाद जो वर्ब है ये वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा, और यही तो है जो आपको वर्ब के फॉर्म्स रखने के लिए मैं कह रही हूं, ताकि वर्ब के फॉर्म्स याद कर लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा टेंस में, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रही हूं। एंड यू का मतलब बेटा ऑब्जेक्ट। ये देखो
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, करने वाला, जो किया, जो करेगा, जो करता है और जिस पर करता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। देखो दीक्षा मिल तो जाना चाहिए, राइट? समझो? देखो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट? अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स हमें याद करने, हम कहाँ से करें? बेटा आपके पास बुक कौन सी है? अगर आपके पास वॉल्यूम 1 है तो इसमें ही फर्स्ट चैप्टर में वर्ब के फॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है? इसी में फर्स्ट चैप्टर में ही वर्ब के फॉर्म्स दिए हैं। ये शुरुआत हो रहा है, देखो पेज नंबर 11 से, 11, 12, 13, 14 ये सब में वर्ब के फॉर्म्स दिए हैं। अगर आप एडमिशन ले चुके हो तो आपके पास ये बुक होगा, और नहीं है तो इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड रहता है। इसमें भी वर्ब चैप्टर में जाओगे तो वर्ब चैप्टर में आपको पहला ही चैप्टर में इस तरह के फॉर्म से, इस पे कलर्ड बुक है, इस तरह से फॉर्म्स में दिए हुए हैं सारे पेजेस में। तो यहां से आप शुरुआत करोगे, वर्ब के फॉर्म्स याद करना शुरू करोगे, ठीक है? तो हम लोग आ रहे हैं वापस एक्टिव वॉइस में। बेटा सब्जेक्ट किसी क्रिया को करता है और यही V1, V2, V3, V1 ING वही तो रखने बोल रहे हैं आपको, और जिस पर करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वापस आओ, मैंने आपको ये कहा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब को करता है और किस पर करता है वही तो क्या कहलाया? ऑब्जेक्ट कहलाया। चलो अब हमारा ये चीज खत्म हो गया, लेकिन आप एक चीज मार्क करो कि मैंने बेटा अभी कमेंट जानते हो बेटा क्या है? अभी ऐप में मैं नहीं पढ़ा रही हूं, तो इसलिए ऐप में अगर आप कमेंट कर रहे होगे ना तो शायद मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे सामने आज जो खुला हुआ है वो खुला हुआ है यूट्यूब का डेमो चल रहा है। आप टेंशन मत लो, 4 क्लास के बाद सिर्फ आपके ही कमेंट्स दिखेंगे। स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखे? बेटा लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला VOD ले लो, उसमें बहुत बढ़िया से मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश ही कराया है, बिल्कुल ट्रांसलेशन से इसका पूरा किया है, ठीक है? सचिन KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे डिफरेंट बैचेस हैं, और आज तो एक नया बैच अनाउंस कर रही हूं मैं जिसमें सिर्फ वही बच्चे एडमिशन लेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं इस बार श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए बैच लेके आ रही हूं Tier 2 वालों के लिए। तो वो आज रात में मैं अनाउंस करूंगी। चलिए ये देख लिया आपने। अब सुनो, ये मैंने कहा कि भाई सब्जेक्ट कौन है? टीचर्स। आप कहोगे मैम टीचर्स कौन है? मैं कहूंगी पता है, जो पढ़ाते हैं ना उसको नाम दिया गया है सब्जेक्ट, पढ़ाने वाले को नाम दिया गया है सब्जेक्ट। और अगर मैं टीचर्स के बदले में अपने को खाली कह दूं आई, तो मैं कौन हूं? मैं प्रोनाउन हूं। बेटा यही तो नाउन और प्रोनाउन है। अब आ जाओ, जरा ध्यान से सुनना कि अगर मैं नाउन और प्रोनाउन की बात कर रही हूं तो वो कहां आता है। और रिमेंबर, आपको नाउन और प्रोनाउन पहचानना आना चाहिए, क्योंकि आप आ जाती हूं मैं CDS के एग्जाम में। CDS में 10 क्वेश्चन सिर्फ आता है आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बोलोगे मैम हम तो SSC में, हमें क्या मतलब है? बेटा आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब आप क्लोज टेस्ट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट है, यानी कि करने वाला करता है, और आप पहचान नहीं रहे हो कि भाई यहाँ पे एडवर्ब नहीं, यहाँ पर नाउन आएगा। तो आपको भी ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो हम एक एक करके अब चलते हैं, नाउन क्या है, कहां आता है और ये क्या है। बोलोगे आप तो बता चुके हो पिछले क्लास में कि इसको नेमिंग वर्ड कहते हैं। ओके, मैंने नेमिंग वर्ड तक बताया है, बस और कुछ नहीं बताया है ना? तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि नाउन क्या है। सबसे पहले आ जाओ, नाउन में कुछ सेंटेंसेस देखो। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब PDF आपको मिल जाएगा। लिखना चाहते हो तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना।
एकदम सेंटेंसेस को समझा समझा के मैं कराऊंगी और आपको अच्छा लगेगा कि भाई सारे सेंटेंस की मीनिंग समझ में आने लगे हैं। चलो ये देखो, ये 7 सेंटेंसेस आपको क्लियर कर देगा इंग्लिश क्या है, नाउन क्या है। और बेटा मैं इसीलिए आपको कह रही हूं कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं टेंस में उतरूंगी ना तो मैं कभी कहूंगी ये देखो नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये देखो वर्ब है ना, यहाँ पे एडवर्ब आएगा, आप कहोगे मैम ये एडवर्ब क्या है, ये एडजेक्टिव क्या है। तो मैं उसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं तो सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले आ जाओ, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। बेटा ये सब्जेक्ट है, करने वाला कर्ता को हम सब्जेक्ट कह रहे थे, ये वर्ब है और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। अब सुनो, और मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, नाम बताने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। और अगर मैं कहूं पढ़ाने वाले को नाम दिया गया है टीचर, अब पढ़ने वाले को नाम दिया गया है स्टूडेंट, तो पढ़ाने वाला टीचर, पढ़ने वाला स्टूडेंट, इसका मतलब नाउन है। तो पहला पॉइंट आ गया, कहां आता है नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आता है। दिस मीन्स सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिख दूं कि नाउन तो नेमिंग वर्ड है, आता कहां है, कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन का प्रयोग होता है। हिंदी मीडियम वाले अगर चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, आप नोट्स खुद बनाना चाहो तो मैं जो बोलूंगी वही हिंदी में लिख लेना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाऊं, आप इस पीडीएफ को देखो, मेरी बात सुनो और लिखो मत ज्यादा, पहले आप अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाओ। मैं चाहती हूं आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझो, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हमारा एक स्टूडेंट गया था जापानीज सीखने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि मैम, मैंने अपने टीचर को बार बार एक ही चीज कहा कि आप जापानीज सिखा रहे हो तो उसको कोई तो भाषा से रिलेट करो ताकि हमें समझ में आए। आप एक काम करो, आप इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर दो, जो भी समझाते हो उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। और उन्हें सीधा मना कर दिया। और इसका कहना था कि मैम वो ऐसा कोई कोचिंग सेंटर तो था नहीं जहाँ पे मैं जाके सीधा अपने बातें रखता और ज़बरदस्ती करता, वो तो एक एम्बेसी का क्लास चल रहा था तो मैंने जाके ज्वाइन किया था। तो टीचर ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा बहुत इरिटेशन होता था, कुछ समझ में आता नहीं था। और वो सब कुछ बताती थी और सब कुछ एक्सप्लेन करती थी, बहुत अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से साथ एक्सप्लेन करती थी, लेकिन हिंदी इंग्लिश कुछ भी यूज़ नहीं करती थी। तो इसने कहा कि मैम कुछ दिन तक मुझे बहुत इरिटेशन हुआ, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि बुक को, वो अपनी भाषा में बताया कि बुक को जापानीज़ में ये कहते हैं, उसके बाद खोलने को जापानीज़ में ये कहते हैं, कॉपी को जापानीज़ में ये कहते हैं। तो उसने कहा कि मैम बाद में क्या हुआ ना कि हम लोग वो वर्ड पकड़ने लगे। अच्छा, बुक बोल का जो जापानीज वर्ड है उसने जैसे बोला तो बुक निकालते थे, फिर वो जैसे कॉपी तो हम समझ गए थे ये वर्ड का मतलब कॉपी होता है, जैसे वो बोलती थी वैसे हम वो निकालते थे। तो बस खाली वो वर्ड पकड़ने लगे। फिर धीरे धीरे महसूस होने लगा, अच्छा ये कह रही है कि अपनी कॉपी निकालो, अपनी बुक निकालो। और फिर बोला उसने धीरे धीरे, मैम
जो वो बोलती थी धीरे धीरे समझ में आने लगा, और हमें लगता है उन्होंने उसको जो इंग्लिश या हिंदी में हमें एक्सप्लेन नहीं किया, ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद हम ज़्यादा अटेंशन के साथ सुनते थे, क्योंकि हमें वो वर्ड पकड़ना पड़ता था कि क्या बोलना चाहती हो। इंग्लिश भी यही चीज़ है बेटा। मैं जब क्लास में कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश में बच्चों को बताना चाहूँ, तो करीबन 10-15 लड़के आ जाते हैं, नहीं मैम आप हिंदी में बताइए, अच्छे समझ में आता है। अगेन देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें आपसे ही, हमारे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, आपसे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अगर इंग्लिश को इंग्लिश में समझोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मैंने एक जो चैनल बनाया है ना, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। वहाँ पे मैं स्टोरीज वगैरह शेयर करती हूँ, तो कुछ कुछ अपने लिटरेचर के बारे में, अपने धर्म के बारे में भी आपको नॉलेज होता जाएगा, और जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती जाएगी। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर का हो, चाहे अपने ग्रंथों का हो। तो प्लीज़ यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप कहोगे मैम कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, उसको हिंदी में लिखो, तो मैं बोल दे रही हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे मैम हिंदी में भी लिखो, मैं कहूँगी बेटा कितना लिखूं, इसमें सारा ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। अगर इसका पीडीएफ भी जब मैं आपको देती हूँ चैप्टर वाइज, तो वो भी हिंदी इंग्लिश मिल ही जाता है। इसीलिए मैं सब कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आओ ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको कहा कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कौन? नाउन। अच्छा, नाउन है क्या भाई? नाम बताने वाला वर्ड, कोई भी वर्ड जो नाउन बताए, ओरिजिनल है या कॉपी, उसका पता कैसे चलेगा बेटा? उसमें जो क्यूआर कोड है वो काम करेगा तो वो ओरिजिनल है, ठीक है। आप जब उसको छुओगे तो महसूस होगा पेपर्स अच्छे हैं, उसके जो पेपर है वो अच्छे हैं, पेपर में एकदम वाइट आपको दिखेगा, पेपर थोड़ा अच्छा प्रिंट दिखेगा, है ना, तो समझ जाना केडी कैंपस का। चलिए आ जाओ। अब सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आया बेटा, लेकिन अगर मैं कहूँ आई, तो आई मैंने अपने नाम के बदले में लिखा है, यानी सब्जेक्ट के प्लेस में और ऑब्जेक्ट के प्लेस में कौन आता है? कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कौन बेटा? नाउन एंड प्रोनाउन। भाई क्यों? प्रोनाउन कहाँ से आ गया यार? इसीलिए आ गया प्रोनाउन, क्योंकि जहां पर नाउन आता है वहां पे प्रोनाउन आ सकता है। अभी कहा था ना पिछले क्लास में, प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, तो वही तो है, देखो, राइट। अब आती हूं मैं कि ठीक है, आई लगा दिया, ये प्रोनाउन है। अभी प्रोनाउन में देखोगे मात्र 7 प्रोनाउन है ना? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, बस। अभी रुको, अब आ जाओ। आई बॉट क्या, क्या, क्या का जवाब तो ऑब्जेक्ट था, क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ये क्या है? बोलो कि नाउन है। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसी चीज है इसको नाम दिया गया है किताब, इंग्लिश में कहा गया है बुक, है ना। तो बुक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल ए आ रहा है यार, इसको हम आर्टिकल कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से बेटा, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। अगर आर्टिकल आया तो उसके बाद नाउन होगा ही होगा। आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ नाउन, आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ नाउन। एंड व्हाट इज आर्टिकल? बेटा आर्टिकल में आप ए पढ़ोगे, एन पढ़ोगे, और एक और आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल द। आर्टिकल 2 प्रकार के हैं, ए एन पहले में, द दूसरे में, ठीक है। स्पैरो स्टूडियो, ओनली 4 डेमो क्लासेस आर कंडक्टेड ऑन यूट्यूब, आफ्टर दैट इट विल शिफ्ट टू ऐप, ओके। चलो नेक्स्ट आओ वापस। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ बेटा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद म्यूजिक क्या है? म्यूजिक भाई जिसको बजाते हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है कान को, उसका नाम है म्यूजिक। आई अंडरस्टैंड, आई लाइक, आई लव, क्या ऑब्जेक्ट के रूप में म्यूजिक। तो मैंने यहां कहा आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद भी
नाउन आता है। लेकिन याद रखना, आप प्रेपोजिशन इज फॉलोड, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? बाय नाउन, प्रोनाउन, और तीसरा एक और लिखना, जेरेंड। अब ये जेरेंड क्या है बाद में बताऊंगी मैं। पहले मैंने क्या कहा? प्रेपोजिशन है, ओके। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन। नाउन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी तो आता है। लेकिन बेटा आर्टिकल के बाद प्रोनाउन नहीं आता, हर जगह नहीं होता। हर जगह पे मेरे जगह, अगर मान लो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है मेरे जगह पे मेरा स्टाफ आ जाएगा, तो क्या वो हर जगह मुझे रिप्रेजेंट कर लेगा? नहीं ना। तो वही तो, कुछ जगह प्रोनाउन नहीं जा सकता, जैसे आर्टिकल के बाद प्रोनाउन नहीं आता, सिर्फ नाउन आता। लेकिन प्रेपोजिशन कहता है भाई नाउन नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रोनाउन लगा दो। नाउन और प्रोनाउन दोनों नहीं है तो जेरेंड है, उसी को डाल दो। फिर जेरेंड क्या है? तो वो जेरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, वो बाद में बताएंगे। चलो वापस देखो। अब अगर मैं कहूं कि भाई यहां पे वर्ब कहां है? बेटा ये वर्ब है, ड्रिंकिंग। लो, जेरेंड का नाम लिए, जेरेंड आ गया, ये है जेरेंड। आप कहोगे मैम अभी तो आपने कहा था भाई ये सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके लिए सब वर्ब आ रहा है, वो तो सब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, मैं कहाँ मना कर रही हूँ सब्जेक्ट नहीं है। बेटा सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आया था, सब्जेक्ट के ही प्लेस पर प्रोनाउन आया था, तो सब्जेक्ट के ही प्लेस पर जेरेंड आएगा। यस आ गया। तो व्हाट इज जेरेंड? बेटा जेरेंड इज V1 ing। ओके, होता क्या है? V1 ing तो है, होता क्या है? ये नाउन होता है, वर्क्स एज नाउन। ये होता तो है नाउन का काम करने वाला, लेकिन वर्ब का ing फॉर्म है। काम क्या करता है? नाउन का। फॉर्म क्या है? V1 ing, वर्ब का ing फॉर्म। ओके, फिर काम किस चीज का करता है? बेटा नाउन का काम करता है। V1 ing जो नाउन का काम करता है, तो फिर नाउन है तो कहां कहां आ सकता है? लगा लो सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। आई प्रोहिबिट स्मोकिंग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। यहां मैं कह रही हूं कि शराब पीना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नहीं ड्रिंकिंग, हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जेरेंड लगा दिया। जेरेंड क्या है? ऑफ कोर्स अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है तो नाउन या प्रोनाउन होगा। आप कहोगे मैम प्रोनाउन कैसे हो गया? प्रोनाउन तो आपको खाली कहा आपने ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, बस। तो बाकी तो बच गया क्या? तो बाकी तो बच गया नाउन, राइट? अरे बाबा, फिर से बारिश शुरू हो गई क्या? ये लो, दिल्ली में बारिश रुक ही नहीं रही है क्या? अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, हमें लगा भाई सब पानी सब खत्म, अभी फिर से बारिश शुरू हुई है, देखना तो। चलो आजा सुनो। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। बेटा ड्रिंकिंग जेरेंड है, जेरेंड के बाद ये वर्ब आया है ना, इसका मतलब ये नाउन के प्लेस पर है। नेक्स्ट आओ, टू अर्न हिज ह्यूमन। भाई ये फिर से वर्ब था, ये फिर से सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन लगाना था, प्रोनाउन लगाना था, ये क्या लगाया? टू प्लस अर क्या होता है? बेटा इसका मतलब है गलती करना, इंसानी फितरत है, ह्यूमन है, इंसानी है। माफ करना, टू फॉरगिव, डिवाइन है, ईश्वर तुल्य है। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन अगर आप माफ कर दो भाई अब तो भगवान हो गए। वरना बाकी लोग क्या करते हैं, जो इंसान होते हैं जान से मार देंगे, काट देंगे, है ना, मर जाए वो, राइट? फीलिंग आती है ना जब काट के आपका निकल जाती है तो, है ना, मर जाए वो, क्या है, क्योंकि आप चिड़े रहते हो। नहीं, आप कहोगे जाने दो कोई बात नहीं, राइट? तब तो आप ईश्वर तुल्य हो गए, फिर तो भगवान बन गए। फॉरगिव करना तो डिवाइन होता है। देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से आप। सबसे पहले मैंने कहा प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड। जेरेंड क्या है? तो मैंने कहा जेरेंड भाई नाउन है। फिर नाउन कहां आता है? फिर वापस चले गए, नाउन कहां आता है? प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट।
तो फिर ये क्या है भाई, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। याद रखना, जेरेंड जो मैंने अभी आपको बताया, जेरेंड यानी कि V1 ING एंड इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। BF का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं बेटा, यहाँ पे बेस फॉर्म, राइट। ये क्या है बेटा, नाउन है। और अगर नाउन है तो क्या है भाई, कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और क्या होगा, है ना। जेरेंड और इन्फिनेटिव वर्ब के फॉर्म से, लेकिन वो है तो नाउन। देखो, इसलिए वापस आओ, जो मैंने कहा टू और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है, ये 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। याद रखना, BF यहां पर लगा रही हूं, मैं लिख दे रही हूं वर्ब का, जब भी मैं ये लिखूं समझ जाना, वर्ब का बेस फॉर्म। अब पूछोगे बेस फॉर्म क्या है, तो बेटा ये प्योरेस्ट फॉर्म है और इसी से सारे फॉर्म्स बनते हैं। शांति बेटा, आपका एडमिशन हो गया, बैच में शो नहीं हो रहा है। आप थोड़ी देर के बाद आप लोग कॉल कर लो 9555108888 पर, ठीक है, 9555108888 पर, ठीक है। सुनो मेरी बात, आप जो कह रहे हो बेटा, अगर आप ये कह रहे हो कमरुद्दीन बेटा आप कॉल तो कर लो 9555108888 पे, मैंने सारा व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस कॉपी पेस्ट मार के भेज दिया था। अगर आपके पास कॉल नहीं आया तो एक बार कॉल कर लो 9555108888 पर, ठीक है। चलो अब सुनो, मैंने क्या कहा कि टू और इज अगर वर्ब है तो ये टू और क्या है बेटा, ये इन्फिनेटिव है, 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव। दिस इज माई हाउस, देखो माई बताता है कि माई क्या, मेरा क्या। वर्ब के बाद आप पूछ रहे हो क्या, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं कहूं दिस इज, आप कहोगे दिस इज क्या, कंप्लीट नहीं हो रहा। इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा माई हाउस। आप कहोगे मैम हाउस का मतलब नाउन है, क्योंकि कोई मकान है उसको कोई चीज को नाम दिया गया है हाउस, तो नाम मतलब नाउन। ओके फाइन, ये नाउन है, तो फिर ये क्या है बताना। बेस्ट क्या है, जल्दी बताओ तो, जल्दी, बेस्ट क्या है। हाउस अगर नाउन है तो बेस्ट क्या है बेटा, तारीफ सरकार। सबसे पहले तो वॉल्यूम 1 आपके पास होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। और इस बैच में मैं पूरा ये बुक कराऊंगी, ठीक है। जल्दी, क्या है बेस्ट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी बताना। रमन कह रहा है नाउन, बोलो, रमन ने नाउन कहा है। बेस्ट क्या है, वर्ब है। स्केटर कह रहा है वर्ब। स्पोकन की बुक ऑर्डर करने के लिए बेटा केडी पब्लिकेशन से ऑर्डर करो। आदित्य ने कहा है एडजेक्टिव, स्नाइपर मैन ने कहा है डिग्री, हाँ सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है ना। सुनो बेटा ध्यान से, मैंने जानबूझकर कहा कि एक बात बताओ, माई के बाद मैंने नाउन लगाया, तो यहाँ माई के बाद एडजेक्टिव कैसे आएगा बेटा, ये नाउन है। अब कहोगे मैम हम तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में पढ़े हैं, हम तो इंग्लिश मीडियम से हैं, गुड बेटर बेस्ट में पढ़े हैं। बेटा गुड बेटर बेस्ट में पढ़े होगे इसके क्रिएशन, लेकिन जब वो माई के बाद आएगा, इसका मतलब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, जब वो माई के बाद में आएगा, यानी आप याद रखना माई, हिज, हर, योर, देयर, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगी दिस बुक, दिस, दैट, दीज, दोस, इसमें हम एटसेट्रा लगाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके और भी है ना, अगर आर भी हो जाएगा, ओन भी हो जाएगा। फिर मैं कहूंगी वन बुक, आई हैव वन बुक, 1 2 3 4, बेटा इन सब के बाद नाउन आता है। अब आप कहोगे ये क्या पढ़ा रहे हो आप, आई हैव सेवरल, क्या सेवरल, आई हैव सेवरल बुक्स, I have many books, I have no book, I have much work, I have a few friends। ये सारे बेटे ये जो भी है ना, अगर इसको पूरा कंप्लीट लिस्ट देखना है
तो आप देख लो डेटरमिनर चैप्टर में जाके, डेटरमिनर के अंदर तो आर्टिकल भी आता है। डेटरमिनर कहता है भाई मेरे बाद एक नाउन होगा, विदाउट नाउन मेरा कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। ऐसा कैसे? सुनो, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले इसी सेंटेंस में देखो, अगर मैं कहूं दिस इज माई, दिस इज माई, बोलोगे दिस इज माई क्या? ये मेरा क्या? आई हैव मैनी, आई हैव मैनी क्या? आई डिड मच, आई डिड मच क्या? आई डिड मच वर्क। ओके, अब समझ में आया। दिस इज माई हाउस, अच्छा अब समझ में आया। आई हैव अ क्या? आई हैव अ पेन। ओके, अब समझ में आया। यानी जब आप डेटरमिनर के बाद नाउन लगाते हो ना, तब वो मीनिंगफुल होता है। इसलिए याद रखना, जब भी कोई ऐसा वर्ड दिखाई दे जिसके बाद आपको नाउन की जरूरत महसूस होती ही होती है, तो बेटा वो डेटरमिनर कहलाता है। ठीक है? और ये डेटरमिनर चैप्टर अलग है, इसलिए अगर अभी आप परेशान मत होना। नाउन अलग है, प्रेपोजिशन, जेरेंड, आर्टिकल, ये सारे चैप्टर्स, इन्फिनेटिव, डेटरमिनर, ये सब अलग अलग है। अभी हम सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं कि भाई नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड कहाँ आता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। ओके, और कहाँ आता है? आर्टिकल के बाद और प्रेपोजिशन के बाद। ओके, V1 ING अगर आ गया तो कहाँ? नाउन के प्लेस पर, तो वो जेरेंड है, नाउन ही है। ओके, 2+ वर्ब का बेस फॉर्म आ गया तो सब्जेक्ट के प्लेस पर। ओके, कोई बात नहीं, वो भी नाउन है, वो इन्फिनिटिव कहलाता है। अच्छा, आई हैव मैनी बुक्स, बुक्स क्या है? नाउन है। तो मैनी क्या है? भाई मैनी डेटरमिनर है। क्यों? क्योंकि आई हैव मैनी से कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक आप बुक्स नहीं लगाते हो। तो मैनी डेटरमिनर इसीलिए है क्योंकि इसके बाद नाउन आना चाहिए, बस यही है। समझ में आ गया नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट? अगर आप कहोगे मैम ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है नाउन, बहुत बड़ा, बाद में करेंगे। ठीक है? और ये अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूं, समझ में आया? ये आपका नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चले हम आगे, बोलो समझ में आया? पहले यस बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ बेसिक चीजें करा रही हूं, बेसिक चीजें, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। सब कोई ध्यान से सुनो, यहां जो समझा रही हूं, आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं, ठीक है? गेमिंग बेटा 2500 है आपके बैच का रेट। अब देख लो कौन सा बैच ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग का अलग अलग है। चलो अब आती हूं नेक्स्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या लिखाया था आपको? मैंने कहा था प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, नाउन को रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस नाउन, नाउन को ये रिप्लेस करता है ना? कुछ नहीं लिखना है आपको। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और बताऊं आपको क्या दूंगी मैं? बेटा एक चीज आपको बताते हैं, मैं बहुत बहुत मेहनत से नोट्स बनाती हूँ, बहुत मेहनत से। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, आपको ये बेसिक्स का पूरा PDF मिलेगा। क्या क्या मैं पढ़ाऊंगी, कौन कौन से चैप्टर्स है, वो सारा, ठीक है? और डाल चुके हैं, देखो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर कहाँ यूज होता है, पिछले क्लास में बताया था मैंने। आज मैं आपको एक्टिव वॉइस, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया एक्टिव वॉइस का, देखो यही एक्टिव वॉइस पूरा है। ठीक है, अभी पैसिव वॉइस नहीं बताया, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बताया आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट उस दिन बताया था आपको, और आज मैं आपको नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही। तो नहीं करना, कुछ नहीं लिखना है। PDF डेस्कटॉप पे नहीं आया है, देख लो जरा ध्यान से उसका क्या है। मनी मैटर बेटा, हम स्पोकन का अब मैं कोई न्यू बैच नहीं ला रही हूँ, अब उसी बैच को इम्प्रूव करते रहते हैं। जो बैच चल रहा है ना, जो आपका लर्न इंग्लिश इन 60 डेज, उसी को इम्प्रूव करते हैं, उसमें एक और चैप्टर डालूंगी मैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब मैंने कहा प्रोनाउन, अभी मैंने कहा था आपको आई टीच
इंग्लिश। अगर मैं कहूं आई टीच उस लड़के को, तो हिम लगा रही हूं। बेटा ये था सब्जेक्ट, टीच वर्ब था, और ये था ऑब्जेक्ट। याद रखना, वर्ब के पहले जो आता है ना, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। केस वर्ड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि नॉमिनेटिव नाउन भी होता है ना, इसीलिए। क्लियर? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैम नाउन में आपने केस नहीं पढ़ाया। बेटा केस नाउन में इंपॉर्टेंट नहीं है, केस प्रोनाउन में इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अलग अलग हो जाता है। अब आओ वर्ब के बाद। मैंने कहा वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बेटा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये ध्यान दीजिए। प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, और नाउन के प्लेस पर कौन कौन आएगा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आता है तो वो कहां कहां आ सकता है? ऑफ कोर्स जहां जहां नाउन आ सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या है? देखो तो जरा ध्यान से। ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू, ये है सब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाला। तो फिर यही वर्ब के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा? बेटा ही का बन जाएगा हिम, शी का बन जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, एंड यू का यू ही रहेगा। यानी इट और यू चेंज नहीं होता। राइट? बेटा पीडीएफ में सारा प्रोवाइड करूंगी आपको ऐप पे, टेंशन काहे लेते हो? देखो, वर्ब के पहले ये नॉमिनेटिव केस है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब मुझे आप ये दिखाओ कि ही किसके साथ लगाते हैं, बताओ। जितने भी पुरुष हैं उसके साथ ही, जितनी भी महिलाएं हैं उसके साथ शी, है ना? जितने भी लोग बहुत सारे उसके साथ दे, एक जानवर इट, एक बुक इट, यानी एक नॉन लिविंग इट, एक छोटा सा बच्चा जिसका जेंडर भी मुझे पता नहीं है वो भी इट। जब जेंडर उसका पता चल जाता है ना कि मर्द लड़का है कि लड़की है, तो उसके लिए फिर हम ही और शी लगाते हैं। राइट? अब अगर मैं इट का प्लूरल बोलूं तो बेटा वो भी दे है, शी का प्लूरल वो भी दे है, ही का प्लूरल वो भी दे। यानी कि ही आया किसी लड़का के लिए, शी लड़की के लिए, इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए करेंगे, यानी निर्जीव वस्तु के लिए, और एनिमल के लिए। ठीक है? आई मतलब मैं, वी मतलब हम, और दे जो है ना वो ही, शी और इट, इन तीनों का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है? और यू क्या है? बेटा यू तो सिंगुलर प्लूरल सब है। तुम हो, आप हो, तुम लोग हो, आप लोग हो, सब है। ये देखो, क्लियर? अब सुनो, अगर मैं इसी पर आपसे 2 क्वेश्चन कर लूं तो आप खुद ही फंसोगे कैसे, ध्यान से देखना।
इन दोनों में बताओ क्या प्रॉब्लम है। आप लोग सोनू, ज्ञानपद, ये सब बातें बंद करो यहाँ पे, ठीक है? आप लोग अपने बीच में बातें बंद करो। चलो जल्दी बताओ। ज्ञानपद, बेटा क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा वो मैं जानती हूँ, ठीक है ना? 20 साल से बैठ के पढ़ा रही हूँ। जब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का प्रदर्शन मत करो, आप मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि मैंने जो 2 क्वेश्चन लिखा है ना वो एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है? क्लियर? चलिए जल्दी बताओ। कार्तिक, हर महीने मेरा एक ऑफलाइन बैच आता है बेटा, हर महीने आता है। द कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट and they couldn't pay back the loan amount. The company was declared bankrupt and they, बेटा दे यहां पे कैसे आएगा? ये कंपनी की बात हो रही है बेटा, एक सिंगुलर नाउन है, एक है SN, जहां भी मैं लिखूं समझ जाना आप, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। और जब मैं PN लिखूं तो समझ जाना प्लूरल नाउन, राइट? ध्यान से सुनना। द कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपना लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाया। बेटा कंपनी सिंगुलर है, दे थोड़ी आएगा, इट आएगा। सिंगुलर नाउन के लिए इट आता है। रमन, वेरी गुड। यहां पे मैं कह रही हूं अ काउ इज अ मिल्च एनिमल, यानी दुधारू। मिल्च का मतलब होता है दूध देने वाली, दुधारू। मिल्क का एडजेक्टिव फॉर्म बना है मिल्च। एनिमल, शी, बेटा एनिमल की बात हो रही है, शी नहीं। नॉन लिविंग और एनिमल के लिए हम इट लगाते हैं। इट गिव्स अस मिल्क, यानी यू नीड टू यूज द प्रॉपर प्रोनाउन। कई बार नाउन सिंगुलर होगा, प्रोनाउन प्लूरल दे देगा। नाउन नॉन लिविंग और एनिमल है, प्रोनाउन कुछ और दे दिया। तो बेटा आपको इस्तेमाल सही करना है, सही नाउन एंड के लिए जो नाउन दिया है उसके लिए सही प्रोनाउन। अब देखो एक और एग्जाम्पल, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से मैं क्वेश्चन दूंगी और इसको समझना। बताओ ये दोनों सेंटेंस सही है? ही इज बेटर देन मी एंड इट इज मी। देखो तो दोनों सेंटेंस सही है। जल्दी से फटाफट, मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूं, देखो ध्यान से। ही इज बेटर देन मी एंड इट इज मी। सुनो ध्यान से बेटा, ही इज बेटर दैन, बेटा उसका कंपैरिजन मेरे से हो रहा है, तो उस लड़के का कंपैरिजन मेरे से हो रहा है, वो मेरे पर कोई काम नहीं कर रहा है। याद रखो सब्जेक्ट काम करता है ऑब्जेक्ट पर, तब आप ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हो। यहां पे मैं कहूंगी ही इज बेटर दैन आई। कंपैरिजन हमेशा बराबर के बीच में होता है। आप कहोगे बचपन से यही सुना है, स्पोकन सीख रहे हो? अगर स्पोकन सीख रहे हो तो ये दोनों सही है आपके लिए। अगर कहोगे मैम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम स्पोकन नहीं कर रहे हैं, ओके, तब इसको हटा के आई लगाओ। आपको मैं फोटो दिखा रही हूं और मैं आपको फोटो दिखा कहूंगी देखो ये पता कौन है, ये मैं हूं। तो ये मैं हूं, मेरे पर कोई काम हुआ नहीं बेटा, ये मैं हूं। जोर देना है, इट इज आई, इट इज आई। अगर कहोगे मैम इट्स मी, तो चलता है, आराम से चलता है स्पोकन में। रेनन मार्टिन, माइकल स्वैन, नॉर्मन लुइस, सब ने कहा बिल्कुल सही है, इट इज मी। इट इज आई ओवर करेक्ट, एक्सट्रीमली फॉर्मल है, मत करो। लेकिन हमें कहाँ पढ़ रहे हैं हम? इंडिया में। और एग्जाम कौन सा देना है हमें? भाई एग्जाम देना है यहाँ के कमीशंस के, चाहे वो पीओ का हो, चाहे एसएससी का हो, किसी भी कमीशन का एग्जाम। वो बोलता है इट इज मी, गलत है, क्योंकि इट कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब इज को किसी मी पर नहीं किया है। ये मैं हूं, ये बोल रही हूं, तो इट इज आई होगा। समझ में आया?
यानी ये दोनों स्पोकन के हिसाब से बिल्कुल सही लिखा था। लेकिन जब आप कंपैरिजन कर रहे हो बेटा, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करो। यानी कंपैरिजन बेटा ही का शी से होगा, ही का कंपैरिजन हर से नहीं होगा, इट का कंपैरिजन मी से नहीं होगा, इट का कंपैरिजन आई से होगा, वी का कंपैरिजन ही से होगा, वी का कंपैरिजन हिम से नहीं हो सकता। कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स, बराबर के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे आपके पापा शादी भी कराते हैं बराबर के बीच में, है ना, कहते भाई अपने जात की होनी चाहिए, अपने धर्म की होनी चाहिए, अपने लेवल की होनी चाहिए, बहुत पैसे वाली मत ले आना, नहीं तो नखरे दिखाएगी। यानी वो कंपैरिजन करते हैं बिटवीन इक्वल्स। तो इसी को तो कहते हैं पैरेललिज्म। एक चैप्टर है पैरेललिज्म, वो हम बाद में करेंगे। पैरेललिज्म भी याद रखना एक चैप्टर है। तो ये जो मैं आपको समझा रही हूं, मैं ये कह रही हूं बेटा, प्रोनाउन किसके लिए क्या आता है? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। देख लिया आपने किसके लिए आता है। सब्जेक्ट के पहले तो इनका प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के वर्ब के बाद, वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट के प्लेस पे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। और अगर वर्ब के बाद का इस्तेमाल करोगे तो हिम, हर, इट, मी, आस, देम और यू होगा। लेकिन हर जगह पे ये चक्कर मत चलाना कि भाई देखो मैम आपने कहा था वर्ब के बाद तो मी लगा दिया, ठीक है, ये वर्ब के बाद भी तो मी होना चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ पे मैं कह रही हूँ वह मुझसे बेहतर है, कंपैरिजन कर रही हूँ तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करूँगी। और ये मैं हूँ बेटा, मैं कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी हूँ, ठीक है। प्रोनाउन एंड नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। याद रखना ये सब चीजें आपको बिल्कुल हाथ का लिखा हुआ भी पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि भाई अगर कि कैसे करना है तैयारी, तो बेटा मैं आपको तैयारी के लिए एक चीज बता दूं आपको। तैयारी करना है आपको तो प्रॉपर तरीके से कोई एक बैच ले लो और उसके बाद आपको फिर इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आपको हमारे इसी चैनल पे इंग्लिश बाय नीतू मैम में गोल्डन रूल्स में मैंने बहुत कुछ बेसिक चीज़ें करा दी है। अगर आप कहोगे मुझे कुछ नहीं आता, एकदम गोल हूँ, तो बेटा लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला कर लेना, बैच ले लेना। पहले आप 60 डेज यानी 60 VODs में वहाँ पे बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं उसमें ट्रांसलेशन करा के एक पूरा स्पोकन का बुक ही पढ़ा देती हूँ आपको अच्छे से। इसके पीछे बहुत सारे जो डेली यूज़ के वोकैब है वो है, तो वो भी याद करते रहोगे। उसके बाद अगर आप कहोगे कि भाई अगर मैं इंग्लिश ले रहा हूं तो कितना पड़ेगा, बेटा 2500 पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ सब कुछ ले लोगे तो आपको सिर्फ 3500 में सब कुछ मिल जाएगा। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GS, कंप्यूटर, सब कुछ मिल जाता है उसमें। और ये याद रखना आपको बैच नंबर 41 लोगे जो लेटेस्ट है। और अगर आप कहोगे नहीं मेरे पास उतना समय नहीं है, तो ठीक है, आप उतना समय नहीं है तो आप VOD ले लो 32 वाला, वो अलग से भी है। कहोगे नहीं मुझे लाइव भी पढ़ना है तो ये ले लो, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, आराम से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना हम लोग DSSB का भी बैच शुरू कर चुके हैं बेटा, बहुत बढ़िया बैच शुरू किए हैं। सिर्फ इसके लिए अलग से टीचर है, कंप्लीट सेट ऑफ टीचर्स बिल्कुल अलग है। और उसमें इंग्लिश, मेरा भी इंग्लिश है जिसमें मैं आपको लाइव टेस्ट पेपर्स कराती हूँ और वीडियो कोर्स भी इसमें मेरा मौजूद है, ठीक है। आप जो मैं डेमो करा रही हूँ आज, ये बैच नंबर 43 का डेमो है। तो मेरी मुलाकात आपसे होगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। आज सैटरडे है तो अब आपकी मुलाकात मेरे से ट्यूसडे को होगी। उसका थर्ड डेमो होगा, फिर ये पूरा कंप्लीट चले जाएगा किसमें, ऐप में। वो कैप की शीट ऐप पर सब डल चुकी है पुष्पिंदर, जितने पुराने बैचेस उसमें और जितने भी नए बैचेस है उसमें सब में आपको मैं PDF A4 साइज में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सुहानी, सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस कितनी, मैंने कहा ना बेटा, KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो और उसको पूरा अच्छे से आप देखो, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी कोशिश यही बेटा कि मैं अच्छे से अच्छा तैयारी कराऊं आपको। हाँ, स्पोकन की क्लास बहुत दिनों से नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि अभी CTET का भी क्लास हो जा रहा है, DSSB का भी हो जा रहा है। रात में मुझे टेस्ट पेपर्स भी कराना पड़ रहा है अभी, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुके हैं, है ना, 13 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा
सब कुछ मिलजुल के हो गया। मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रॉपर तरीके से स्पोकन भी कराना शुरू कर दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपको मुलाकात मैं करूंगी ट्यूसडे को, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।